नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी इंडिया। मैं हूं स्मिता सिंह और आज हम आपको लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के शामली में कृषि विज्ञान केंद्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसानों के उत्थान में कृषि विज्ञान केंद्रों की। 750 के करीब देश में कृषि विज्ञान केंद्र हैं। सभी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं किसान को ये समझाने में कि आप किस समय पर किस तरीके से कौन सी फसल लगाएं जो आपको मुनाफा दे सके। तो आज ऐसी ही कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। यदि आप किचन गार्डन करते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और यदि आप खेत में सब्जियां लगाते हैं तो भी ये वीडियो महत्वपूर्ण आपके लिए है। तो आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं उद्यानिकी के, जिनका नाम है डॉक्टर ओमकार, जो आज हमें बताएंगे कि आप सब्जियों की खेती जो अब सीज़न आने वाला है मार्च, अप्रैल, मई में आप कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं, क्या सावधानियां आपको बरतनी हैं, खेत में लगानी है तो क्या तरीके होंगे, छत पर लगानी है या घर के गार्डन में लगानी है तो भी किस विधि से लगानी है, तमाम बातों पर चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, आप मुझे बताएं कि अब जो सीज़न चल रहा है, फरवरी में हम आपसे बात कर रहे हैं, तो इस दौरान फरवरी हुआ, मार्च हुआ, अप्रैल, कौन कौन सी सब्जियों की खेती की जा सकती है? किसान अगर खुले खेत में करे तो, या गार्डनिंग करनी हो तो किन किन सब्जियों की खेती हम कर सकते हैं? इस आने वाले मौसम में, जैसे हमारा बसंतकालीन मौसम होता है, तो इसमें जितनी भी हमारी गर्म जलवायु की सब्जियां हैं, विशेष रूप से जैसे कद्दू वर्गीय बेल वाली सब्जियां, दूसरा जैसे भिंडी है, टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, इनको हम इस मौसम में भली भांति उगा सकते हैं और इसको हम 2 बार बुआई कर सकते हैं। एक तो फरवरी मार्च, 15 फरवरी से 15 मार्च का उत्तम समय है, और इसके अलावा फिर हम इन्हीं सब्जियों को आगे 15 जून से 15 जुलाई के समय पे भी इनको बुआया जाता है। अच्छा सर, जो बुआई होती है, बुआई के समय पे क्या क्या सावधानियां, एक किसान के हिसाब से बात करते हैं कि क्या क्या सावधानियां किसान को रखनी होती हैं जब वो खेत में सब्जियों की खेती करे? खास तौर पर पेरिशेबल क्रॉप्स हैं, एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसे खेत से बाजार तक भी पहुंचानी। जो सब्जियां जिनको हम नर्सरी से तैयार करते हैं, जैसे विशेष रूप से हमारी जो बैंगन है, मिर्च है, टमाटर है, जिनकी हम पौध तैयार करते हैं, तो पहले तो हम पौध को स्वस्थ तैयार करें। उसमें हमें फफूंदी नाशक जो हमारा एक डायथेनम 45 से हम उसको उपचारित करके बुआई करते हैं, वो तो नर्सरी के समय की सावधानियां हैं। लेकिन जब हम लगा रहे हैं तो विशेष सावधानी ये है कि उसको हम दोपहर के बाद जब टेम्परेचर डाउन हो जाए तो हमेशा हमें शाम को उसकी रोपाई करनी चाहिए। ठीक है। और रोपाई हम उचित दूरी पर करें। जैसे टमाटर के लिए हम नॉर्मली 60 सेंटीमीटर पौधे से पौधा, लाइन से लाइन भी 60 सेंटीमीटर, कुछ वैरायटी में जो सो हाइब्रिड हैं तो उसमें हम 90 सेंटीमीटर भी लाइन से लाइन रखते हैं। बैंगन में 75 सेंटीमीटर पौधे से पौधा, 75 सेंटीमीटर लाइन से लाइन, और 60 सेंटीमीटर भी रखते हैं। डिपेंड करता है कि हमारी वैरायटी वो कितना जो है विग्रस है, कितना उसके बढ़वार होती है। तो हम हमेशा शाम के समय उसके रोपाई करेंगे। उसके बाद मतलब हमारी ये निश्चितता होनी चाहिए कि हम इसमें पानी सिंचाई कर देंगे, तो इसलिए हम उसको जब भी लगाएं जब हमारे पास ये विश्वास हो कि हम इसमें सिंचाई कर सकते हैं, और दोपहर बाद लगाएंगे। इससे ये फ़ायदा होगा क्योंकि जैसे कुछ किसान लगा देते हैं और उसको सिंचाई नहीं कर पाते या दोपहर में लगा दे तो उसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। अच्छा। मतलब पौधे ज़्यादा संख्या में मरते हैं। जी। तो ये एक विशेष सावधानी है। दूसरा, हम जो खेत की तैयारी करते हैं उसमें विशेष रूप से जो हमारी सब्जियां हैं उनको जो ज़मीन में कार्बनिक पदार्थ होता है उसकी एक प्रचुर मात्रा होनी चाहिए। विशेष रूप से जैसे दोमट या बलुई दोमट मिट्टी में सभी प्रकार की हमारी सब्जियां अच्छी हो जाती हैं। लेकिन अगर हमें लगता है हमारी भूमि पोषक तत्व उतने नहीं है, मतलब पुअर परफॉर्मेंस है, तो हम इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, जैसे हमारी जनरली रिकमेंडेशन जो है 25 से 30 टन पर हेक्टेयर गोबर की खाद की होती है। अगर उसमें हम वर्मी कंपोस्ट लेना चाहते हैं तो उसको 1/3 करके उतनी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट की डाल सकते हैं। विशेष रूप से अगर हम किचन गार्डनिंग में सब्जियां ले रहे हैं, बहुत अच्छी, मैं यहीं आने वाली थी कि अगर किचन गार्डन कोई करना चाहता है तो किस तरीके से? अगर हम किचन गार्डनिंग में करना चाहते हैं तो हमें उसमें एक और विशेष ध्यान देना है कि हमें उसमें मैक्सिमम अधिकतम संख्या में हमें किस में वैरायटीज़ रखनी है। मतलब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तरह की सब्जियां आप लें, क्योंकि जितने आपके पास ज़्यादा सब्जियां होंगी तो आप उनका भरपूर उपयोग करेंगे
और प्रतिदिन आप एक ही सब्जी से खाते समय उससे बोर नहीं होंगे, आपको नई नई सब्जियां मिलेंगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो जो आपको एक ताज़ा फ्रेश सब्जी मिलेगी। और उसमें हमें यही कोशिश करनी है कि हम जितना भी हो सके उसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, या हम जो प्राकृतिक खेती जो हमारी विधा है उसमें हम जीवामृत गाय के गोबर और मूत्र से बनाते हैं, उसका उपयोग करें। और क्योंकि हम बाज़ार से जो सब्जियां लाते हैं उसमें जो इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड का हम इस किसान आमतौर पर स्प्रे करता है तो उसमें उसका रेजिडुअल इफ़ेक्ट रह जाता है। और जनरली फार्मर ये नहीं देखता है कि जैसे कुछ सब्जियों में जो हमारे कीटनाशक या फफूंदीनाशक, उनका एक वेटिंग पीरियड होता है कि जैसे आज स्प्रे किया कि उसको 4 दिन बाद तुड़ाई करनी है, 7 दिन बाद तुड़ाई करनी है, लेकिन फार्मर उसको जो है उसका इस चीज़ को ध्यान नहीं रहता और वो स्प्रे करने के अगले दिन या 2 दिन बाद उसको तोड़ करके बाजार में बेच देता है। सर, क्या क्या प्रिकॉशंस उस दौरान एक किसान को या किचन गार्डनिंग में रखने पड़ते हैं? क्या क्या सावधानियां उस दौरान रखें जब रोपाई से लेकर फसल तैयार होने तक की स्थिति आती है, या मतलब हम अब प्रोडक्शन लेते हैं जब तक? इसमें जैसे विशेष रूप से चूँकि सब्जियां ये जो सूखा की स्थिति बनती है, मतलब जो पानी की कमी को सहन नहीं कर सकते और ज़्यादा भी पानी नहीं चाहिए, इनको एक ज़मीन में प्रॉपर नमी होनी चाहिए, ज़्यादा पानी भी नहीं और बिना पानी के भी सब्जियां सूखे नहीं। एक तो ये मुख्य चीज़ है। दूसरा, आपने उसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट अगर अच्छे से दे दिया है, और उसमें अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज करना चाहते हैं तो उसमें जैसे डीएपी, आपने एरिया के अनुसार उसमें डीएपी और पोटाश दे सकते हैं। और अगर हमें जैसे टॉप ड्रेसिंग अगर यूरिया की करनी है तो उसको हम एक तो रोपाई के 30-45 दिन के अंदर हमको जो है उसके यूरिया का कर देना चाहिए। वैसे मेरा ये मानना है कि अगर हम किचन गार्डनिंग के लिए कर रहे हैं तो उसमें हम केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग न ही करें तो अच्छा है। वैसे किसान के लिए भी आपने यही सुझाव दिया है, लेकिन क्योंकि वो बड़े स्तर पर खेती करता है तो उसे जाहिर तौर पर कई बार करना पड़ता है। लेकिन अगर किचन गार्डनिंग के लिए आप कर रहे हैं तो आप खाद, उर्वरक, मतलब खाद आप डाल सकते हैं, गोबर की खाद हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गया, ये आप किचन गार्डन में डाल सकते हैं। आप कीटनाशकों और रसायनों का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें तो अच्छा। इसमें जैसे कि हमारे यहाँ पे ये गेंदा जैसे ये लगा हुआ है, तो गेंदे को भी हम एक ट्रैप क्रॉप के रूप में, जैसे मतलब वो कीड़े को अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो गेंदा भी हम अगर सीजन है तो गेंदा भी हम उसमें बीच बीच में लगा सकते हैं। जैसे प्राकृतिक खेती या जैविक खेती में 1 एकड़ एरिया में अगर हम बात करें तो वो लगभग 100 पौधे या तो फूल वाले हों, मतलब गेंदा हो, किसी भी तरह का फूल अगर है तो उस पर जो है कीट आकर्षित होता है, और ताकि सब्जियों को प्रभावित करने वाले पौधे मुख्य फसल पे ना जाएं और वो बच सकें। अच्छा सर, कितने समय में ये सब्जियां जो आपने बताई, जैसे बैंगन बताया, टमाटर बताया, कितने समय में, रोपाई के कितने समय में तैयार हो जाती हैं? जनरली जो हमारा जैसे टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, लगभग 55 से 70 दिन के बीच में, वो डिपेंड करता है, कोई वैरायटी अर्ली है, लेट है, तो 55 से 70 दिन के बीच में उसमें फ्लावरिंग और आकर के फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। यही स्थिति हमारी खीरा और करेले में है, कद्दू वर्गीय सब्जियों में है, वो भी 60 से 70 दिन पे फल देना शुरू कर देता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है किचन गार्डनिंग का कि हमको फ्रेश सब्जी मिलती है और वो विदाउट केमिकल। अगर हम उसमें अपना जो घरेलू तरीके हैं उन्हीं से हम उसके जो है फर्टिलिटी मेंटेन कर रहे हैं, जो हमारे फसल अवशेष हैं या उसमें गोबर की खाद है, और उसमें जो हमारा कीड़े और बीमारी को रोकने का तरीका है, उसमें हम जैसे नीम के तेल का उपयोग कर सकते हैं। 4 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के उसका स्प्रे कर सकते हैं, या निमोली जो होती है, हमारे नीम का जो फल होता है उसकी निमोली का पाउडर बना करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा जो मैंने ट्रैप क्रॉप बताया, तो और जो ज़मीन में अगर आपका दीमक लगती है या उसमें उकटा आता है तो उकटा के लिए हम ट्राइकोडर्मा का कल्चर बना करके उपयोग करें। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल जो इस दौरान मुझे याद आया, जो हमसे भी अक्सर जो हमारे किसान दर्शक हैं वो पूछते हैं कि बीज कहाँ से लें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो हर फसल को लेके हमसे पूछा जाता है कि बीज कहाँ से मिलेगा। तो सब्जियों की खेती जब किसान करे तो बीज का चुनाव, वो बीज कहाँ से खरीदे, बीज उसे नकली ना मिल जाए, ऐसा ना मिल जाए कि उसकी फसल बर्बाद हो जाए। किचन गार्डन में भी क्योंकि हम सीमित मात्रा में लगाते हैं तो बीज महत्वपूर्ण होता है। बीज के लिए ज़रूर बताएं कि बीज कहाँ से खरीदना चाहिए। तो जो हमारे जैसे सरकारी संस्थान हैं, जैसे पूसा नई दिल्ली, वहाँ से हमारे काफ़ी सब्जियों के बीज वहाँ से मिल जाते हैं। और
बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी हैं जो एक अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं, जैसे सकाता है या टाकी कंपनी है। और ये डिपेंड करता है कि जैसे बाज़ार में जो भी बीज मिलते हैं, हर दुकानदार जो सेलर है भी सीड का, वो सभी अच्छा नहीं बेचते हैं। हाँ, तो अच्छे बुरे की पहचान हो, ये भी बहुत ज़रूरी सवाल है। ये तो कंपनी का ही विश्वास होता है या संस्थान का विश्वास होता है, जो सरकारी संस्थान रिलीज कर रहे हैं। जैसे किसान इसकी परख कर सकता है, कोई ऐसा तरीका कि वो कैसे पहचाने कि ये अंकुरित होगा या नहीं होगा, या इसमें कोई समस्या तो नहीं आएगी, कोई ऐसा? नहीं, ये तो जैसे अंकुरित तो हम अपने घर पे करके देख सकते हैं, उसमें जो पैटी डिश होती है उसमें टेस्ट करें। लेकिन जनरली जो बीज बिकता है उस पर लिखा हुआ होता है कि उसमें 70% जर्मिनेशन होगा या 90% जर्मिनेशन होगा। अगर वो गलत निकलता है तो फार्मर उसको क्लेम कर सकता है। और इसी तरीके चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाह रहा, जैसे कुछ किसान बीज खरीदते हैं या केमिकल भी खरीदते हैं, फफूंदीनाशक, कीटनाशक, तो अगर वे वहाँ से बिल लेते हैं, पक्का बिल, तो अगर मान लिया आपका बीज का जमाव नहीं होता है जितना उस पर लिखा है कि मान लिया 70% या 90%, 60%, जितना जमाव होना चाहिए, अगर वो नहीं होता है तो उसको फार्मर उसको कानून के तहत उस पर क्लेम कर सकता है, दावा कर सकता है, उसके जो नुकसान की भरपाई होगी। इसी तरह से जो हमारे केमिकल्स हैं, अगर वे अपना काम नहीं करते हैं, जिस मात्रा में हमने बताया कि भाई इतने अनुपात में आप जो है इतने प्रतिशत का घोल बना के स्प्रे करिए, अगर वो उसके बाद उसको लाभ नहीं हो रहा तो किसान इसका उस पर दावा कर सकता है, कंपनी पे या सेलर पे जो उसको डीलर दे रहा है, तो उससे उसको एक डर रहता है दुकानदार को, तो वो फिर उसको सही चीज़ देता है। तो इसलिए बिल लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप बीज खरीद रहे हैं, चाहे आप कोई एग्रो केमिकल खरीद रहे हैं जी। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात ये कि जहाँ से भी आप बीज खरीदते हैं, केमिकल्स खरीदते हैं, फर्टिलाइजर्स लेते हैं, उस पर आप एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें। ये ज़रूर देखें कि बहुत पुराना बीज का पैकेट तो आप नहीं खरीद रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि उसका पैकिंग का डेट क्या है, जिस तारीख को पैक हुआ है वो तारीख आपकी खरीदारी के समय से बहुत पीछे की तो नहीं है। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है। बाकी और भी बहुत सारी ऐसी ज़रूरी बातें होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे डिस्कशन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु छूट जाते हैं, तो उसके लिए आपको हमेशा हमारी सलाह रहती है कि आप कृषि विशेषज्ञों से ज़रूर संपर्क करें। उसके लिए देश भर में 750 के करीब KVKs हैं, जहां आपको कृषि विशेषज्ञ मिलते हैं, उद्यानिकी विभाग के अधिकारी मिलते हैं, एक्सपर्ट्स मिलते हैं। तो जब भी आप किसी फसल की खेती करें, उनसे एक बार संपर्क ज़रूर करें और उनकी सलाह लेकर ही उस फसल की शुरुआत करें। सर, पौध अगर खरीदनी हो तो पौध कहाँ से ली जाए? पौध जैसे हमारे संस्थान हैं वहाँ पे पूसा दिल्ली में, वहाँ पे जैसे हाईटेक नर्सरी है, वहाँ से जितने भी हमारे कुकुरबिट्स हैं, बेल वाली सब्जियाँ, उनकी पौध ले सकते हैं। तैयार भी हो जाती है वहाँ पे ऑर्डर पे, उसका जो भी चार्ज होता है वो देना पड़ता है। या प्राइवेट जो फार्मर हैं, कुछ कंपनियाँ जैसे हरियाणा में भी जो घरौंदा में करते हैं, और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर इस समय पे लगभग 8 कृषि विज्ञान केंद्रों में हमारा ये हाईटेक नर्सरी का प्रोजेक्ट जो है, इसके अंतर्गत हाईटेक नर्सरी का निर्माण हुआ है। और इसका उद्देश्य यही है कि हम पूरे ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र पर जो हम पौध तैयार करेंगे, विशेष रूप से जितनी हमारी गर्म जलवायु की फसलें जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च है, दूसरा बेल वाली सब्जियां, उनको भी हम पौध तैयार करके उसकी रोपाई कर देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है, बेल वाली सब्जियों की पौध तैयार करके लगाते हैं तो उससे हमें 1.5 महीना अगेती सब्जी मिल जाती है। जैसे अब टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो इस समय पे अगर हम लो टेम्परेचर के समय पे हमने उसको वहाँ पे तैयार कर लिया हाईटेक में, या लो पॉली टनल से हम एक कम लागत में अपने बिना पावर के भी हम उसको तैयार कर सकते हैं, तो उसको हम इस समय रोपाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारा जनरली जो बुआई का समय है वो अभी हमारा जब आएगा जब लगभग 15 से 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर न्यूनतम हो जाएगा, तब हम लगाते हैं। तो अर्ली अगर करना है तो हमें हाईटेक नर्सरी का फ़ायदा उठाना चाहिए, उसको तकनीकों को उपयोग करना चाहिए। या जब हम अपना बिना पावर के हम लो पॉली टनल बना करके उसमें पौध तैयार कर लेते हैं। या दूसरा मेथड है कि फार्मर जैसे सोइंग कर रहा है, इस समय पर अगर वो सोइंग करता है, जनरली जो कुकुरबिट्स हैं, बेल वाली सब्जियां, उनकी सोइंग मान लिया हम 2-2 मीटर पे कर रहे हैं लौकी की, तो उसमें जो पौधे से पौधा उसको हम 75 सेंटीमीटर पर लगाते हैं, 60 सेंटीमीटर पर लगाते हैं, और लाइन से लाइन 2 मीटर रखते हैं। तो उसमें जैसे हमने एक
जो नाली बनाते हैं, नाली में हमने उसको सोइंग किया, तो उसको फिर हम पॉलीथीन शीट से ढक देते हैं जो पारदर्शी होती है। तो ये इसका जो उद्देश्य है वो टेम्परेचर बढ़ाना होता है, जो 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा देती है। और है उसमें एक तरह से जैसे बसंत ऋतु का जो तापक्रम होता है वो उसको बीज को मिलता है और वो जल्दी से जर्मिनेट होकर के, और वो हम उससे भी हम अगेती फसल ले सकते हैं, जिससे किसान को बाजार में रेट अच्छा मिल जाता है। सर, कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं इस दौरान आपसे नहीं पूछ पाई हूँ, जो ज़रूरी हो किसान के लिए जानना? महत्वपूर्ण बिंदु ये है, जैसे विशेष रूप से हमें निगरानी रखनी है कि कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है किसी सब्जियों में, जैसे हमने रबी सीजन में जो सब्जियां लगाई हुई हैं तो उसमें जैसे विल्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ जगह वायरस से फैलने वाली बीमारी आ जाती है जिसको सफ़ेद मक्खी फैलाती है। तो अगर हमें जिस तरह से, जिसको हम सुकड़ा बोलते हैं, पत्ती सिकुड़ जाती है या पीली पड़ जाती है, तो अगर ऐसा कहीं पौधा दिखता है तो हम उसका लालच ना करके कि भाई इस पर फलत होगी, उसको उखाड़ करके मिट्टी में दबा दें या जला दें, तो उससे वो आगे नहीं फैलेगा। वैसे इसको हम थोड़ा नर्सरी अगर हमारी स्वस्थ होगी तो उससे भी हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं। नर्सरी में से भी कई बार नर्सरी से ये बीमारी आ जाती है, नर्सरी में ही वो वाइट फ्लाई जो है वायरस इंजेक्ट कर देती है और ये जो है फिर आगे फील्ड में भी रिफ्लेक्ट होती है, ये उसको फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो उसका कंट्रोल है कि हम वाइट फ्लाई का जो उसमें एंट्री है वाइट फ्लाई की, वो उसमें एंट्री ना हो, तो उसमें वायरस डिजीज़ नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे किसानों को देने के लिए और ग्रीन टीवी से जुड़कर ये तमाम बातें हम तक पहुंचाने के लिए, ताकि आपके माध्यम से हम किसानों तक ये तमाम जानकारियां पहुंचा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी खास जानकारी को लेकर, और आपसे जाते जाते फिर कहना चाहूँगी कि जब भी आप कोई फसल उगाएं, हमेशा कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे ज़रूर संपर्क करें। केमिकल पेस्टिसाइड्स का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो एक तय नियमित मात्रा जो उसकी बताई गई है उस निर्धारित मात्रा से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ताकि खेतों को नुकसान ना हो, फसलों को नुकसान ना हो। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे। देखते रहिए ग्रीन टीवी इंडिया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहिए। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का हमारे जो यूट्यूब का हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब करिए। साथ ही फेसबुक पर हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए हमारे वीडियोस को। और अगर हमें हमारी जो जानकारियां हैं आपको पसंद आती हैं, अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें स्टार देकर हमें प्रोत्साहन भी दे सकते हैं। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।